हेलो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ये क्लास द्विघात समीकरण का उन बच्चों के लिए जो बच्चे या तो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं या 10 से पीछे हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण हम पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन बेसिक का। मैट्रिक में भी द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर है, लेकिन उस लायक हम नहीं पढ़ाने वाले हैं जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। हम उसको बेसिक से तोड़ रहे हैं। जो बच्चा मैट्रिक से पीछे है, 10 से पीछे है, उन बच्चों के लिए हम द्विघात समीकरण यहाँ पे बताने वाले हैं, मतलब बेसिक से बताने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्स में हमको पढ़ना है मैट्रिक में, और मैट्रिक एग्जाम में द्विघात समीकरण पूछता भी है। लेकिन हम लोग उससे पहले के जो बच्चे होंगे जिनका बेस वीक है, उनके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास करने वाले हैं। इसलिए ये पूरा डिटेल्स में नहीं होगा, केवल इसका आंसर निकालने के लिए और थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बात करेंगे लोग, और अच्छा से पढ़ेंगे लोग मैट्रिक में। ठीक है बच्चे, देखिए द्विघात समीकरण, इसको लोग तोड़ते हैं अगर, तो द्वि मतलब होता है दो। यहाँ तो लिखा है द्वि, इसका मतलब है लिखा है दो। और घात, घात मीन्स आप जानते होंगे पावर। तो जिस समीकरण में दो घात होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए याद रखिएगा, आप लोग जो बचपन में पढ़ते थे एक रैखिक समीकरण इस तरह 2x + 4 = 10, इसमें अचर पद है। इसलिए ये तो अचर पद ये है और ये है चर पद। कि याद रखिए, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम लोग अचर पद कहते हैं, और ABCD की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम लोग चर पद कहते हैं। क्योंकि अचर पद का मान कहीं भी रखिए उतना ही रहता है, और चर पद का मान बदल रहता है हमेशा। जैसे अगर मान लीजिए 10 लिखा है, तो 10 आप किसी मैथ में रखिए वो 10 10 ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए हम उसको अचर कहते हैं, अचर पद। लेकिन एक्स वाई ABCD का मान किसी समीकरण में a का मान 2 है, किसी समीकरण में a का मान -10 है, किसी में a का मान बटा में है, मतलब इसका मान चेंज हो रहा है, मतलब ये चल रहा है, और चलने वाले को लोग चर बोलते हैं, वेरिएबल। इसलिए ABCD चर पद होता है। उसके अलावा जितना भी गिनती में देखते हैं 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, वो सभी अचर पद होते हैं। ठीक है, और देखिए हम द्विघात समीकरण का बात कर रहे हैं, तो जो द्विघात है, दो घात है, वो चर पद का ही बात होता है। आप बचपन में पढ़े होंगे 4x + 10 = 16, ये मैथ पढ़े होंगे समीकरण इस तरह का। इसमें जो आपका चर पद है, चर पद है मतलब ABCD का जो मान है उसका पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। इसका नाम क्या होगा? रैखिक बहुपद। और देखिए जिस समीकरण में चर का घात जितना होता है उसका आंसर भी उतना ही आता है। अगर इसमें चर का घात 1 है और इसको रैखिक बहुपद बोल रहे हैं, तो इसका निश्चित ही इस समीकरण का आंसर 1 ही आएगा। एक मूल, एक आंसर, एक शून्य का निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। शून्य का हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अलग चैप्टर होता है। हम लोग यहाँ मूल और आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि जिस समीकरण में चर पद का घात जितना होगा उसका आंसर ही उतना निकलता है। उस अनुसार से अगर हम लोग देखें द्विघात समीकरण में, तो घात यहाँ कितना है? 2। इसका मतलब इसका जो आंसर हम लोग निकालेंगे वो 2 आंसर निकलेगा। वो जो भी निकले, एक कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, दूसरा भी कुछ मान सकते हैं, तो दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2 आंसर निकलेगा, चूंकि घात कितना है? 2। और ये होता है त्रिघात समीकरण, उसका आंसर कितना होता है? 3। लेकिन वो चैप्टर नहीं है, और त्रिघात का आंसर निकलता भी नहीं है किसी रूल के अनुसार। ठीक है, देखिए हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने से पहले पढ़ेंगे कॉमन। इसको हम हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ। आखिर तो उभयनिष्ठ होता कौन सी है? हम बोलेंगे 4 और 6। 4 6 में कॉमन क्या है? कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ क्या है? तो उभयनिष्ठ हम उसको बोलते हैं जो दोनों में मैच करे। जैसे हम बोल दें कि कुत्ता में और बकरी में उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ यही है कि इसके 4 पैर होते हैं दोनों के, ये उभयनिष्ठ है कुत्ता बकरी में। लेकिन कुत्ता जो खाता है और बकरी जो खाती है वो उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि बकरी शाकाहारी है और कुत्ता सर्वाहारी है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं, सेम नहीं है। इन दोनों में जो क्वालिटी, जो गुण, जो प्रॉपर्टीज इन दोनों में सेम होगा, हम उसी को उभयनिष्ठ कहेंगे या कॉमन कहेंगे। ठीक है, कॉमन का ऐसे मैनली इंग्लिश हिंदी होता है सामान्य, लेकिन मैथ की भाषा में हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं उसको। इसलिए ये उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है कि जो दोनों में या इससे अधिक, अगर 3 हम ले ले, गाय भी ले ले, उन तीनों या जितना भी हम ले ले, उन सभी में जो चीज मिलने वाला होगा, जिन जिन प्रॉपर्टीज को मैच कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं उभयनिष्ठ।
जिस तरह कुत्ता और बकरी में 4 पैर हैं, एक 2 कान है, पूंछ है, ये सब क्या है, उभयनिष्ठ है। लेकिन खाता क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। दांत उभयनिष्ठ नहीं है इस का दांत, क्योंकि बकरी का दांत छोटा छोटा होता है, कुत्ता का धारदार होता है, मांसाहारी जीव की तरह होता है। ठीक है, ये समझने का तरीका हो गया। जिससे हम लोग बोलेंगे अगर 4 और 6 में क्या उभयनिष्ठ है, तो हम देख सकते हैं कि 4 और 6 दोनों में केवल 2 उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये 2 इसके अंदर भी है और ये 2 इसके अंदर भी है। और अगर हम 3 लें तो ये 3 केवल इसके अंदर नहीं है। 4 ले तो ये 4 केवल इसके अंदर नहीं है। ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, बट ये 2 जो है वो उभयनिष्ठ है, वो कॉमन है। और कॉमन लेने का तरीका होता है जो हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, आप उभयनिष्ठ समझ चुके होंगे। देखिए, यदि हम बोल रहे कि 10 और 16 में कुछ कॉमन लेके दिखाएं, तो हम देखेंगे कि इसमें 2 और 5 से गुणनखंड होता है। इसका होता है 2 2 2 4 होता है। तो दोनों में अगर इसका गुणनखंड तोड़ के दिखाएं तो 2 और 5, इसका 2 2 2 2, 16 का गुणनखंड यही होगा। आप कर देख सकते हैं, गुणनखंड करने आपको आता भी होगा। इसी में इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड अलग होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में आखिरकार कॉमन क्या है। हम देख रहे हैं ये 1 2 इसके 1 2 से मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी अंक इस दोनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए बोलेंगे इसमें 2 कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा 5, क्योंकि 5 बच रहा है, और इसमें बचेगा 3 तो 2 मतलब 8 बच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। और कॉमन लेना सीखना नेसेसरी है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, क्योंकि बच्चे द्विघात समीकरण सीख जाते हैं लेकिन उनको कॉमन कैसे लेना ये पता ही नहीं होता है। ये द्विघात समीकरण का मेन बेस है कॉमन लेना। कॉमन लेना आप सीख जाएंगे, द्विघात समीकरण आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा 4x² प्लस 6x, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि 2 ही इन दोनों के अंदर छिपा है, 3 इसके अंदर बचा है, इसके अंदर 2 बचा, जो में दोनों में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन इस दोनों 4 और 6 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ठो x है, गुना में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 1 ठो x है, मतलब दोनों x और 1 x में 1 x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक प्रॉपर्टीज मिल रहा है 1 x, उसको हमने निकाल लिया दी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुने 2 था 4 में, और हम 1 2 निकाल चुके हैं, तो 1 2 बच गया वहाँ पे। और यहाँ पे 1 स्क्वायर में से 1 1 निकल चुका है, 1 x बचेगा यहाँ पे, प्लस का प्लस यहाँ पे 6 है, ये 2 गुने 3 है, हम लोग 2 निकाल चुके हैं, 3 बचेगा, यहाँ पे हम 3 कर देंगे, और 1 x था इसका निकल चुका है, छोड़ देंगे, इक्वल हो गया। मतलब हमारा जो आंसर हुआ 2x कोस्ट 2x प्लस 3 ब्रैकेट 1। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं बात को मेरी। देखिए कॉमन लेना बहुत जरूरी है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण में हम क्वेश्चन लेके आते हैं, तो कॉमन लेना लगभग आप समझ चुके हैं, चूंकि वो इतना बड़ा क्रिटिकल चीज़ नहीं है कि आप लोग समझाना पड़े बहुत ज़्यादा देर। अगर ऐसा होगा तो कमेंट करके बताइए, हमको समझा देंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास उसके लिए अलग से रहेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम क्लास अलग ले लेंगे या व्हाट्सएप बता देंगे। लेकिन कॉमन लेना इतना क्रिटिकल चीज़ नहीं है, ये आप जान लीजिए। इसके लिए आप अगर हमको कहेंगे तो हम दोबारा एक वीडियो इस पर बना सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर ये रहेगा, मान लीजिए एक चीज़ और ध्यान लेते हैं हम लोग, अगर ये रहेगा तो हम देख रहे हैं इसमें 4 मैचिंग कर रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। मतलब एक ऐसा संख्या जिससे जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और जिससे दोनों में भाग लग सके, हम लोग इस तरह भी उभयनिष्ठ को और कॉमन को समझ सकते हैं कि एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में भाग कर सकती है, हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। जैसे इसमें 12 में और 16 में हमको 4 दिखाई दे रहा है। हाँ, x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही लोगों में है। अगर यही क्वेश्चन होता 12x² प्लस 16x, तो हम बोलते हैं हाँ यहाँ पे हम लोग 4x लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे डबल x, यहाँ पे 1x है, लेकिन यहाँ पे केवल यहीं पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x नहीं लेने वाले हैं, केवल 4 लेंगे। और 4 लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ प्लस 4 बचेगा, ये हमारा लिस्ट हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ 3x बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 4, ओनली 4। क्यों बचेगा, क्योंकि आप 4 के टेबल से भाग कीजिएगा 12 में 3 आएगा, 4 से भाग कीजिएगा 16 में 4 आएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को और बातों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमें क्वेश्चन देंगे, पहले द्विघात समीकरण का समझिएगा व्यापक रूप, व्यापक रूप। अच्छा, आप लोग इतना तो समझ रहे होंगे कि द्विघात समीकरण में
इसके चर में जो भी चर होगा, इसका ABCD होगा, उस पर घात 2 होगा ही, तभी तो द्विघात बनेगा ना। ये आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और देखिए व्यापक रूप मतलब इसको लिखा किस तरह है उसको बोलते हैं व्यापक रूप। जैसे रैखिक का होता है AX + B, ये रैखिक का व्यापक रूप है। हाँ रैखिक को लोग इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग C भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर में आप 4, 10, 15, 20 कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है AX² + BX + C = 0, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग पढ़े होंगे अगर बचपन में, या तो नहीं पढ़े होंगे, जानते होंगे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इनटू थर्ड मेथड। फर्स्ट इनटू थर्ड मेथड मीन्स जो इसका पहला पद है, ये दूसरा पद इसका हो गया, ये तीसरा हो गया, जो इसका पहला पद है उसका थर्ड से मल्टीप्लिकेशन, 9 4 जा 36x², ठीक है। 9 4 जा 36x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चर कोई मतलब नहीं है, हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। 36। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, ये दर्शाता है किस चीज को, कि जोड़ना है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम सोचेंगे यहाँ घटाना है, ठीक है। याद रखिए बात को। मतलब ये जो चिन्ह है ये दिखाता है कि हमको जोड़ना है। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो वो दिखाएगा कि घटाना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग गुना किया था 36, मतलब कि अब इस 12 को, इस बीच वाले को ऐसे 2 भाग में बांटिए कि गुना करें तो 36 आए और जोड़े तो 12 आए, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट इन थर्ड मेथड या द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि के अनुसार ये रूल है कि आप शुरू वाले से तीसरे वाले में, फर्स्ट वाले से तीसरे वाले में गुना करें, और गुना करने के बाद जो आ रहा है उसको लिख लें, या तो रफ में या तो मन में। ऐसे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसे मन में रख लीजिएगा, मन में रख लें या कहीं रफ में लिख लें। और फिर जो बीच में बचेगा उस बीच में के अंक को ऐसे 2 भाग में बांटे कि जोड़ने पर 12 है, गुना करने पर 36। लेकिन जोड़ने पर 12 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। अगर यहाँ पे घटाव का चिन्ह होता तो हम बोलते घटाने में 12 और गुना करने में 36 है। याद रखिएगा। कहने का अर्थ है कि इस बीच वाले अंक को 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है। जोड़ने में 12 आए और गुना करने पे 36 आए। अगर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे घटाव होता तो हम बोलते घटाने में 12 आए और गुना करने पर 36 आए, ठीक है। आप समझ रहे बात को मेरी, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, जोड़ था। तो हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ने में कौन कौन ऐसी संख्याएं 2 मिले इनको जोड़े तो 12 आए, 12 आया, घटाए तो गुना करे तो 36 आए। इसके लिए हम लोग मन में सोच सकते हैं कि 6 और 6 बनेगा। ये तो हल्का था इसलिए मन में सोच लिए। इसका एक रूप विधि है कि आप जो गुना करने पाता है उसको गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 36 से करेंगे हम लोग तो 2 से हो जाएगा 18, 2 से हो जाएगा 9, 3 से 3, 3 से 1। अब देखिए आपका जो भी क्वेश्चन, जो भारी क्वेश्चन होगा वो उसका आंसर इसी से मिलेगा। इसी में आप दिमाग लगाइए किन किन अंकों को गुना करके जोड़े कि जोड़ने पर 12 आ जाए, गुना करने पर 36 आ जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 2 6, 3 2 6। अगर हम गुना करें 36 आ रहा है, जोड़े तो 12 आ रहा है, मतलब ये हमारा अंक मिल गया है, जिसको 12 को तोड़ने पर जो हमारा अंक आता है वो मिल गया है, ठीक है। अब देखिए इस मैथ में ये मेन है, ये मिल गया, मैथ बन गया। आप समझिए कैसे बनता है। 6 आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन को फिर से देंगे, ठीक है, बता रहे हैं। देखिए 4x² प्लस 12x प्लस 9 = 0 है। हमने क्या बोला, इसको गुना कीजिए, आया 36 था। फिर हमने बोला अब 36 जो आया उसको मन रखिए या तो रफ करिए, रफ में रख लीजिए। और जो बीच में बचा है उसको 2 भागों में तोड़िए। तोड़ने पर जो 2 अंक आएंगे उन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए 12 आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। अगर माइनस रहेगा तो हम घटाएंगे, ठीक है। और जोड़ने पर 12 आया और गुना करने पे 36 आए, ठीक है। अब देखिए आपको इसका जो जोड़ने पर गुना करने पर आना चाहिए वर्ड, वो आपको पता है 6, किसी का और अलग रह सकता है, हम लोग उसको लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। 4x² प्लस ये 2 को, मतलब इसको 2 में मतलब बांट देते हैं, ठीक है।
6x प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट को, जो फर्स्ट है उसको आप सेम उतार दीजिए, लास्ट को भी सेम उतार दीजिए और बीच वाले को दो भाग में तोड़ दीजिए। अब तोड़िए इस तरह के जोड़े, तो ये पूरा कंप्लीट कर दे, गुना कर दे तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस में लिखे हैं, इसलिए यहाँ प्लस लिखे हैं क्योंकि यहाँ ऊपर में 12 प्लस में है। अगर ये 12 माइनस में 12 हो रहा है x, तो हम -6x करते हैं और इसका टू -12 से हम बना देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप जिस तरह भी करें, लेकिन इसका जो चिन्ह हो वो चिन्ह गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा आपको, अगर यहाँ पे दोनों प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों भी प्लस में हो रहा है, अगर ये माइनस में होगा तो हम लोग इन दोनों को ही माइनस करना पड़ेगा। अगर जोड़ने पे है तो, अगर हटाने पे हुआ तो उसका भी चिन्ह अलग बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा बातों को, छोटी छोटी बातों को यहाँ याद रखना है। अब देखिए, अब इसका क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन हम लोग खींचे लाइन को मिटा देते हैं, क्योंकि मैथ बनाने के थ्रू इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, हम समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब इस चारों में से हम 2 को अलग कर देंगे, इस 2 को अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों को हम अलग ले चलेंगे और इन दोनों को अलग ले चलेंगे। अच्छा, इन दोनों को अलग ले चल रहे हैं, इन दोनों को अलग ले चल रहे हैं, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन है दोनों अचर पद में, और चर में x कॉमन है, तो 2x निकाल सकते हैं। ठीक है, 2x निकालेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 4 में 2 आएगा, यहाँ पर 2 x बराबर था, 1 निकल गया है, x बच जाएगा एक ठो, प्लस का प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 आएगा और x तो निकल ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये प्लस का प्लस, अब इन दोनों को हम लोग अलग किए थे, तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन है, क्योंकि दोनों में 3 है इनबिल्ड, तो 3 ले लेंगे। x ले सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक में x है, एक में ये नहीं है, इसलिए बोलेंगे 3 2x प्लस 3, बिकॉज 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, अगर बराबर नहीं आ रहा है ये दोनों, तो निश्चित ही आपका मैथ गलत बन रहा है। याद रखिएगा बात को, ठीक है, ये दोनों बराबर ही आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो दोनों बराबर है उन दोनों में से कोई एक बराबर है, कोई एक मतलब क्या, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए यहाँ पे बाहर 2x प्लस 3, और जो बाहर बाहर है उनको भी लिख लीजिए। आप पहले कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों बाहर बाहर थे, हम लोग उनको भी लिख लिए, अब बराबर 0 कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, मतलब 2x प्लस 3 बराबर भी 0। देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में और क्वेश्चन दूसरा देंगे तो ये दोनों अलग अलग भी आएगा यहाँ पे, ये तो इतना बराबर भी 0 और फिर इतना बराबर 0 कर देंगे हम लोग। यहाँ करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन दे दीजिएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, चूँकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, हम लोग केवल -3 लिखते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2 कॉमा x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2 ठो आंसर निकल के आ चुका है, और लास्ट में कर दीजिएगा, इसलिए x इज इक्वल टू -3/2 कॉमा -3/2 इट्स योर आंसर। याद रखिए कभी कभी ही आंसर सेम आता है, लेकिन अधिकतर में आंसर दोनों अलग ही आता है। यहाँ पे सेम आया है क्वेश्चन का अनुरूप, यहाँ पे अलग अलग नहीं आया। ठीक है, और देखिए एक बूंदा ऊपर 2 नीचे रखेंगे, उसको इसलिए बोलते हैं, हम बता दे रहे हैं, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ बता रहे हैं। याद रखिएगा जो त्रिभुज की तरह एक बिंदु ऊपर 2 नीचे आ रहा है इसलिए बोलते हैं, और जिसमें 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे जाएगा उसको हम लोग चुकी बोलते हैं। ठीक है, ये सब माइनर चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, हम लोग इसको हल किए, हमारा जो आंसर आ गया। अब आंसर जो आता है उसको अगर आप चेक कराते हैं आंसर हमारा सही है गलत है, तो उस आंसर को इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ देखिए x आना है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख डाल दीजिएगा, और कट टू अगर 0 आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और हल करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। देखिए इसको हम हल करेंगे तो फर्स्ट तो जो होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको 2 भाग में बांटना है, नहीं ना। अब समझिए इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड गुना करेंगे,
आ रहा है 40 और बीच में 3 है, और हमको 2 अंक ऐसा खोजना है जिसको गुना करे तो 40 आ जाए और घटाए तब 3 आए। क्यों घटाए? क्योंकि यहाँ का चिन्ह घटाव है। देखिए इस चिन्ह से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, मतलब इस चिन्ह से अगर ये प्लस है तो जोड़ने पाना चाहिए 3, अगर माइनस है तो घटाने पाना चाहिए 3। याद रखिए बात कि हम शुरू वाले से लास्ट में गुना किए, जितना आएगा 40 हो या लिख दें हम लोग मन में या रफ में, और बीच वाले को 2 को तोड़ेंगे। यहाँ घटाव है तो तोड़ने के बाद जो 2 अंक आएगा उनको गुना करने पर 40, और घटाव है तो घटाने पर 3, और जोड़ है तो जोड़ने पर 3। लेकिन यहाँ घटाव है, घटाव से काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे कि इसको हल करने के लिए आप इसको गुणनखंड आवाज गुणनखंड कर सकते हैं, हम लोग करते हुए, ठीक है। 2 से करेंगे 20, 2 से 10 और 2 से 5, 5 से 1, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे यही हमारा मेन है, इसी में से आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह हम कुछ को गुना कर ले कि गुना करने पर 40 भी आ जाए, घटाने पर यहाँ घटाओ, इसे घटाने पर 3 भी आ जाए। अब देखिए इसी में सोचिएगा, अगर हम लोग बोले कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, और 8 5 40 भी होता ही है। मतलब 2 to the 4 to the 8, ये तीनों को मिला के अगर 8 कर दें और ये 5 को 5 छोड़ दें तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, और गुना करेंगे तो जो ये थे 40 वो भी आ जाएगा। मतलब हमारा पूरा कर रहा है इस मेथड को, ठीक है। हम लोग उसी को लिख चलेंगे 8 और 5। देखिए यहाँ -8x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे जो ये लिखे हैं ये वाला वर्ड, इसमें लोग प्लस 5x और -8x मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी लिख के लिए इसको घट के -3x आना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर -3x दिया है। इसलिए हम यहाँ पे बड़ा का चिन्ह नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि बड़ा का चिन्ह ही लिखाता है और इसको परिपूर्ण करेगा। अगर यहाँ +3 होता, सपोज दैट यहाँ +3 होता तो हम लोग करते हैं -5x प्लस 8x, या यहाँ पे करते 8x - 5x, ठीक है। इस तरह करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए हमारी बातों से, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे, फिर देख रहे हैं कि 4 भागों में बांट चुके हैं, फिर 2 को एक जगह करने वाले हैं और फिर 2 को एक जगह, और कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 और यहाँ भी 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और प्लस x भी कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ 4x हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं हम लोग, केवल x का x लिखेंगे, -4 से 8 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ देख रहे हैं 5 कौन मिल रहा है, 5 ले लेंगे, यहाँ पे x -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्यों है? क्योंकि 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, x कर दिए, 5 से डिवाइड करेंगे 10 में 2 आएगा, 2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये दोनों सेम होना चाहिए, बोलते हैं यहाँ सेम है, मतलब मैथ होना चाहिए बन रहा है। सेम में से कोई एक ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं, और जो बाहर वाला है उसको भी लिख देते हैं, जो बाहर वाला है उसको भी लिखते हैं, पोस्ट करने के बराबर 0 रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए हम लोग ये बराबर 0 और फिर ये बराबर 0 करने वाले हैं, ठीक है। तो x - 2 = 0, 4x - + 5 = 0। यहाँ हम लोग हल करेंगे, x = 0 + 2 होगा, चूंकि माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 2 डायरेक्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं। यहाँ होगा 4x = -5 एंड 4x = -5/4। ये देखिए हमारा एक आंसर यहाँ आ रहा है, एक आंसर यहाँ आ रहा है। हम बोले थे कि आंसर अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए x = 2 एंड -5/4 योर आंसर। आप लोग इसको यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हैं, हमारा मैथ बन गया। आप कहिएगा, हम 15-20 क्वेश्चन भी भेज देंगे व्हाट्सएप के अनुसार, मतलब कि वीडियो के अनुसार, ठीक है। चलिए हमारा वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी और टॉपिक को बनाएंगे, और जो हमारा मैट्रिक का क्लास होने वाला था वो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, समय का अभाव में नहीं हो पा रहा था, ठीक है।